तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि आज का ये एपिसोड दाऊद सीरीज का आखिरी एपिसोड होगा। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, जो बातें हैं, मुलाकातें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो सब आपको आने वाली किताब में पढ़ने को मिलेंगी। कल से मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़ी कुछ और किस्से कहानियाँ लेके उनकी बात करेंगे। आज के एपिसोड में मैं आपको दो पत्रकारों के साथ दाऊद इब्राहिम के गैंग का झगड़ा कैसे हुआ, वो दो किस्से सुनाऊंगा। पत्रकारिता को लेके दाऊद का रवैया क्या था, वो आपको आज सुनाना चाहूँगा, क्योंकि ले दे के मेरा वास्ता पत्रकारिता से है, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरा जो भी रिश्ता था दाऊद से वो एक पत्रकार के नाते था। उसके अलावा जो पर्सनल बातें थी वो उसके और मेरे बीच में रहेंगी, वो हमारी आपस की बातें थी। बाकी मिलना जुलना उठना बैठना सब एक पत्रकार के नाते था। खैर, पहला इंसिडेंट 1989 की बात है। मुंबई में एक मराठी पत्रकार हुआ करते थे जिनका नाम था सुरेश खानविलकर। उनके ऊपर परेल में, परेल इलाका है मुंबई का एक, वहाँ पे गोली चलती है जो उनकी रीढ़ की हड्डी में लगती है, और वो आदमी काफ़ी समय हॉस्पिटल में दाखिल रहने के बाद, ज़ेर इलाज रहने के बाद एक दिन मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर के प्रेस रूम में व्हील चेयर पे आता, और मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने सुरेश से बातचीत भी किया कि जो हुआ तो कैसे हुआ। उसने कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन मुझे अजीब लगा कि एक पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता करता है उसके ऊपर हमला क्यों किया गया। जब वो हमला हुआ था हमने वो खबर कवर की थी। अपनी खबर में लिखा था कि ये हमला दाऊद इब्राहिम ने करवाया है। मैंने फ़ोन पे दाऊद इब्राहिम को पूछा भी था कि आपने क्यों हमला किया। एक पत्रकार अपना काम करता है तो अपने क्यों गोली चलाई या चलवाई। उन्होंने कहा जब मिलेंगे तो बताऊंगा। खैर, वो बात आई गई होगी, लेकिन उस आदमी का व्हील चेयर पे मुंबई क्राइम ब्रांच के हेडक्वार्टर के प्रेस रूम में व्हील चेयर पे आना मुझे अजीब लगा, अच्छा नहीं लगा, दुख हुआ। उसके कुछ दिनों के बाद या हफ्तों के बाद मेरी फिर दुबई फेरी होती, दाऊद इब्राहिम से मुलाकात होती है। तो बात करते करते अचानक मुझे वो याद आ जाता है सुरेश खानविलकर। उसके बच्चे तभी छोटे छोटे थे, उसकी बेटी बहुत छोटी थी। मैं थोड़े दिन पहले मेरे एक मित्र ने मुंबई से एक उसकी बेटी की पोस्ट भेजी जो अब बहुत बड़ी हो गई है। वो अपने पिता की फ़ोटो हाथ में लेके इंस्टाग्राम पे कुछ उसने अनाउंस किया था, वो भी आपको बताएंगे आगे वाले किसी आने वाले एपिसोड में। तो सुरेश को उसकी याद ताज़ा हुई 2 दिन पहले जब मेरे उस मित्र ने मुझे वो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट की वो फुटेज भेजी। तो मैंने बात करते करते दाऊद से पूछा कि आपने एक पत्रकार के ऊपर गोली क्यों चलवाई। तो दाऊद का एकदम, मैंने आपसे जिक्र किया था एक पहले एपिसोड में कि पहली बार मैंने दाऊद इब्राहिम को तल्ख देखा था, गुस्से में देखा था, वो यही बात थी। मेरा सुरेश खानविलकर से कोई लेना देना नहीं था, मेरी उससे कोई यारी दोस्ती नहीं थी, मेरे साथ कोई उठना बैठना नहीं था। लेकिन
मेरे ट्राइब का आदमी था, पत्रकार था। इसलिए मैंने उसका मुद्दा दाऊद के साथ उठाया कि भाई साहब आप ये बताइए कि आपने एक पत्रकार के ऊपर गोली क्यों चलाई। तो बड़े नाराजगी वाले लहजे में, जो मैंने पहली बार दाऊद को देखा इतना सीरियस मूड में, मुझे सवाल किया कि आपको मालूम है कि उसने क्या लिखा था, जिसके जवाब में मैंने गोली चलाई जो उस पर हमला करवाया। और वाकई सच्ची बात थी कि मुझे पता नहीं था कि बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मुझे उस समय अच्छी खासी मराठी पढ़नी नहीं आती थी। बाद में तो मैं पूरा अखबार मराठी का पढ़ लेता हूँ, थोड़ी बहुत बोल भी लेता हूँ, तभी नहीं आता था इतना। तो दाऊद ने कहा कि उस शख्स ने हमारे घर की, मेरी फैमिली की औरतों के खिलाफ बहुत बुरा लिखा है। तो मैंने कहा आप उसको बोल सकते थे कि उसने जो गलत लिखा है वो ठीक करे। अगर उसमें कोई गलत बयानी की है, वो एक नया स्टोरी बना के क्लैरिफिकेशन दे सकता था। आपको बता दें, उसका सुरेश खानविलकर का जो एक फोर्टनाइटली अखबार था जो महीने में 2 बार निकलता, 15 दिन के बाद, उसका नाम था खतरनाक या भयानक, इस किस्म का कुछ नाम था। उसमें उसने दाऊद के ऊपर कोई 2-3 आर्टिकल लिखे थे। मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी था कि एक पत्रकार पे हमला हुआ है और उसकी रीढ़ की हड्डी पे गोली लगी है और वो व्हील चेयर पे है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो दाऊद ने कहा कि आप एक काम कीजिए, पहले आप ये जानिए कि उस आदमी ने मेरे बारे में कहा क्या। मैंने उसको मना किया था कि पहला जो उसने आर्टिकल लिखा था, मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि भाई तुम गलत बात लिख रहे हो, मेरे बारे में जो मर्जी लिखो, मैं क्रिमिनल हूँ, स्मगलर हूँ, जो लिखना लिखिए, पर हमारे घर की औरतों और बच्चों के बारे में कुछ मत लिखो, क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं। तो पहली बार मुझे दाऊद की नाराज़गी देखने को मिली। खैर उसके बाद हमारी कुछ और बातचीत हुई। तो मैं जब मुंबई वापस आया तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि भाई इस आदमी ने लिखा क्या था। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि एक आर्टिकल का हेडलाइन उसे याद है, बाकी जो होगा मैं ढूंढ के आपको दिखा दूँगा। सुरेश खानविलकर ने जो एक आर्टिकल लिखा था मराठी में अपने अखबार में, उसका सिरलेख था, हेडलाइन थी, मुंबई में डॉन, दुबई में भड़वा। और भड़वा जो शब्द है मराठी का, उसका मतलब होता है पिंप, दलाल। ये उसके आर्टिकल का हेडलाइन था। तो पहली नज़र से जब आप उस हेडलाइन पे गौर करते हैं तो आपको लगता है कि इस किस्म का हेडलाइन नहीं देना चाहिए। और मेरे दोस्तों ने जब उसके दूसरे आर्टिकल में क्या लिखा था वो बताया कि उसने दाऊद की बहनों के खिलाफ, उसकी पत्नी के खिलाफ इस किस्म की कुछ बातें की थी जो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी गोली चलाना, आदमी को मारने की कोशिश करना, वो भी सही नहीं था। और देखिए बात आगे कैसे बढ़ती है। फिर कुछ हफ्तों के बाद मुझे दुबई जाना पड़ता है। फिर मेरी दाऊद से मुलाकात होती है। फिर मैं उससे बात छेड़ता हूँ, क्योंकि मैं कभी जो सब्जेक्ट उठाता हूँ उसको अधूरा नहीं छोड़ता हूँ, उसके लॉजिकल एंड तक लेके जाता हूँ। तो मैंने कहा, मैंने मुंबई जाके वो सब तहकीकात की, मुझे लगा कि उस आदमी ने गलत लिखा है, लेकिन उसकी भी इतनी बड़ी, आप उसके ऊपर डेफेमेशन का केस कर सकते थे, जो आपका कोई रिश्तेदार चाहने वाला केस कर सकता था, या उसको डरा सकते थे, धमका सकते थे, लेकिन फिर भी
गोली चलाना जायज़ नहीं था। आज वो आदमी जीने के काबिल नहीं है क्योंकि व्हील चेयर पे है। तो दाऊद ने मेरी ये बात पकड़ ली कि वो जीने के काबिल नहीं है। तो एकदम दाऊद का जवाब आया जो आज तक मुझे याद है कि भाई साहब, अगर वो जीने के काबिल नहीं है तो मरने के काबिल तो है। तो पहली बार मुझे दाऊद का एक वो अंडरवर्ल्ड वाला करैक्टर समझ में आया कि जो आदमी जीने के काबिल नहीं है वो मरने के काबिल तो है। ये अंडरवर्ल्ड की भाषा पहली बार मैंने दाऊद के मुंह से सुनी थी। उसके बाद वो मामला वहीं पे रुका। मुझे अपना एक्सपीरियंस याद आए पत्रकारिता के। जब शरद शेट्टी वाली मीटिंग के बाद दाऊद ने कहा था कि शरद भाई, ये बलजीत परमार का काम है पत्रकारिता करना, ये अपनी रिपोर्ट नहीं करेगा तो रोटी कहाँ से खाएगा, तो हम इसके मामले में दखल नहीं दे सकते। ये बात दाऊद ने सीधी शरद शेट्टी को कही थी। और इसने जो लिखा है गलत नहीं लिखा, आप खुद माने हो कि सब सही लिखा है। पत्रकार के काम में दखल नहीं देना चाहिए। वही बात थी, इसीलिए मैंने दाऊद के साथ सुरेश खानविलकर का मुद्दा उठाया था कि पत्रकार के मामले में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन जो बातें सुरेश ने लिखी वो नहीं लिखनी चाहिए थी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ पत्रकारों को अपनी हद में रहना चाहिए, लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। दूसरा इंसिडेंट, जब मुंबई के एक बड़े प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, पॉलिटिकल लीडर को लेके दाऊद मेरे होटल के रूम में आया था। आधी रात तक, हम अर्ली मॉर्निंग तक बहुत घंटे उस आदमी का किस्सा हमने डिस्कस किया था। उसके बाद भी दाऊद ने मुझे यही बात कही थी, उस आदमी को कही थी मेरे बारे में, कि बलजीत परमार ने जो बताया उसमें कोई गलती है। उस आदमी ने कहा नहीं। तो दाऊद ने मुझे कहा था, मैं इस शख्स को नहीं जानता हूँ, ये तो यहाँ एक मैयत हो गई थी, एक डेथ हो गई थी, उसमें अफसोस करने हम सब लोग पहुँचे थे। वहाँ पे जिस आदमी के दामाद की डेथ हुई थी उसने मुझे कहा था कि यार ये आदमी बलजीत परमार से परेशान है, हो सकता तो उससे मुलाकात करवा दो, इनके जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म करवा दो। तो इसलिए दाऊद ने मुझे कहा कि मैं इस शख्स को नहीं जानता हूँ। मैं तो रहमान भाई जो एयरपोर्ट पे काम करते थे दुबई, जिनका जिक्र कर रहे थे वो, मैं तो रहमान भाई के कहने पे इनको लेके आया हूँ। लेकिन आपकी बातें सुन के जो इस आदमी ने मानी कि सही हैं, उसके बाद मैं इस बात में कोई दखल नहीं देना चाहता। आप अपनी पत्रकारिता जारी रखिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इसके खिलाफ मत लिखो। और उस आदमी को कहा कि सुन लिया भाई आपने, अब आप जानो और बलजीत परमार जाने, मैं बीच में दखल नहीं दूंगा। ये 2 इंसिडेंट हो चुके थे, इसलिए मैंने सुरेश खानविलकर का किस्सा उठाया था। तो ये एक दाऊद के करैक्टर का एक दूसरा साइड है, एक दूसरी रिफ्लेक्शन है कि पत्रकारिता के बारे में दाऊद क्या सोचता। और दूसरा इंसिडेंट, हमारे डेली अखबार में हर संडे को मैगजीन सेक्शन में एक पत्रकार हुआ करते थे, अभी उनकी डेथ हो गई, मिस्टर मोहनदीप। सिंधी थे, थोड़े डरपोक भी थे, लेकिन थे सच्चे साफ सुथरे आदमी, कोई रिश्वत नहीं, कोई लेना देना नहीं, किसी का कुछ नहीं। वो एक कॉलम लिखा करते थे संडे को, हर एतवार को हमारे अखबार में मैगजीन सेक्शन में, जिसकी एडिटर फिरोज वाडिया नाम की एक पारसी लेडी हुआ करती थी, आज भी है वो, बहुत अच्छी मित्र हैं हमारी। और जॉन भाई हमारा एक दोस्त था जो उनका असिस्टेंट था उस मैगजीन सेक्शन का,
तो मोहनदीप एक जो लिखते थे वीकली कॉलम, उसमें वो मुंबई के पुलिस स्टेशन की हिस्ट्री बताया करते थे कि ये मुंबई का कुलाबा पुलिस स्टेशन है, कौन से साल में बना था, अंग्रेज़ों के टाइम पे बना था, उसमें कितने ऑफिसर हैं, कितने मैन हैं, क्राइम रेट क्या है, उस इलाके के वांटेड लोग कौन है, उस इलाके में बड़ी क्राइम की वारदात किस तरीके से कब कब हुई। तो उस पूरे पुलिस स्टेशन का पूरा इतिहास वो सुनाते थे, लिखते थे हर हफ्ते। तो उसका था तो पुलिस स्टेशन कॉलम का नाम था, द हिस्ट्री ऑफ द पुलिस स्टेशन। बड़ा पॉपुलर कॉलम था, हमें भी उससे बहुत सारी बातें सीखने को मिलती थी। तो उसमें वो उस पुलिस स्टेशन के बाहर जो एक नोटिस बोर्ड लगा रहता है, कांच के अंदर वांटेड लोगों की तस्वीरें, उस इलाके के बदमाशों की तस्वीरें लगी रहती हैं, 10 नंबरियों की, जो रेगुलर ऑफेंडर्स होते हैं उनकी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जेब कतरे कौन है उस इलाके के, चाकू मार कौन है, डकैती कौन करते हैं, चोरी कौन, उन सब की तस्वीरें लगी रहती हैं हर पुलिस स्टेशन। और उसके साथ साथ ड्यूटी ऑफिसर के रूम में एक बड़ा दीवार के साथ एक लकड़ी का बोर्ड लगा होता है जिसपे उस पुलिस स्टेशन में रहे हुए सीनियर इंस्पेक्टर्स के नाम लिखे होते हैं। तो ये सब बातें मोहनदीप अपने इस कॉलम में लिखते थे। करते करते उनका नंबर आ गया डोगरी पुलिस स्टेशन का, या शायद नागपड़ा पुलिस स्टेशन का कहीं। जब उस पुलिस स्टेशन का जिक्र मोहनदीप कर रहा था, मेरा बहुत बढ़िया मित्र था वो बेसिकली फिल्म लाइन का जर्नलिस्ट था। मीना कुमारी के ऊपर उसने किताब लिखी और कई फिल्मी हस्तियों के ऊपर किताबें लिखी और बहुत मकबूल हुई, और नॉन कंट्रोवर्शियल किस्म का आदमी जिसके नाम से कोई बुरी बात जुड़ी हुई नहीं थी। और ओशिवारा में मेरा पड़ोसी भी था, जब मैं ओशिवारा में रहा कुछ साल। तो खैर उस आदमी ने वो जब पुलिस स्टेशन का इतिहास लिखा, उसमें अनीस इब्राहिम की पिक्चर जो लगी हुई थी वो उसने हाईलाइट कर दी। अब अनीस इब्राहिम दाऊद का भाई, छोटा भाई, वो पुलिस स्टेशन में वो जो बोर्ड पे पिक्चर लगी थी और जेब कतरों और दूसरे क्रिमिनल्स के साथ, वो तस्वीर मोहनदीप खींच के ले आया पुलिस स्टेशन से और हमारे अखबार में वो छप गई उनके कॉलम में। हर एतवार को जो पुलिस स्टेशन के बड़े लोग क्रिमिनल होते थे उनकी तस्वीरें छपती थी, किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया। एतवार को ये छपा उनका आर्टिकल, और संडे को मंडे को सुबह हमारे ऑफिस के जो टेलीफोन का बोर्ड होता था, बोर्ड लाइन जो होती थी, रोज़ी लड़की गोवा की थी, वो टेलीफोन ऑपरेटर थी, उसको फ़ोन आता है कि मैं मोहनदीप से बात करना चाहता हूँ। तो रोज़ी ने बताया कि मोहनदीप हमारे मुलाजिम नहीं हैं, रोज़ नहीं आते हैं, वो कभी फ्राइडे सैटरडे को आते हैं जब अपना कॉलम देना होता है, जब उसकी कुछ बातचीत करनी होती है। वो बाहर, वो फ्रीलांसर हैं, हमारे मुलाजिम नहीं हैं। तो उस आदमी ने बड़ी धमकी भरे लहजे से कहा कि उसको बोल देना कि अब आने वाले हफ्ते का कॉलम वो नहीं लिखेगा, उसको हम कहीं और भेज रहे हैं। धमकी दे दिया मोहनदीप को मारने का। तो रोज़ी ने पूछ लिया, आप अपना नाम तो बताया नहीं कि आप कौन बोल रहे हो। तो उसने कहा, मैं अनीस बोल रहा हूँ, अनीस इब्राहिम, दुबई से। अब मोहनदीप को कहो अपनी हिसाब से गिनना शुरू कर दे। और रोज़ी डर गई बेचारी, वो लड़की थी, ऐसी भाषा कभी उसने सुनी नहीं थी। मैं शाम को 5:30-6 बजे ऑफिस पहुंचा अपनी नाइट ड्यूटी करने के लिए, और रोज़ी का वो जाने का टाइम होता था। नाइट शिफ्ट में दूसरा ऑपरेटर आता था। तो रोज़ी ने कहा कि बलजीत सर, ऐसे ऐसे
मोहनदीप साहब को किसी ने धमकी दी है और उसने अपना नाम अनीस अब्राहम बताया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा अभी रात को मोहनदीप को इन्फॉर्म करना अच्छा नहीं होगा, बेचारा वो डर जाएगा, उसको रात को नींद नहीं आएगी तो परेशान होगा, कल उसको बताएंगे। तो दूसरे दिन सुबह फिर 10:30-11 बजे फ़ोन आ गया। फिर रोज़ी ने फ़ोन उठाया कि आपने उसको बोला नहीं कि अनीस इब्राहिम का फ़ोन आया था, उसको बोलो मुझे फ़ोन करे। रोज़ी ने कहा आप अपना नंबर दे दीजिए। बोलते वो अपने आप ढूंढ लेगा, उसको पता है, खाली बोलो अनीस इब्राहिम का फ़ोन है। तो उसके बाद रोज़ी थोड़ा सीरियस हो गई। उसने फ़ोन करके जो मोहनदीप का लैंडलाइन नंबर उसके पास था हमारे पास ऑफिस में, उस पर फ़ोन करके उसको बता दिया कि मोहनदीप जी ऐसे ऐसे 2 बार फ़ोन आ चुका है, आप ज़रा अनीस इब्राहिम से बात कर लीजिए दुबई में, वो आपसे नाराज़ लगता। अब मोहनदीप तो मैं कहा थोड़ा डरपोक आदमी था, शरीफ आदमी डरता है बेचारा, कौन किसी से पगा लेता है। तो उसने मुझे फ़ोन किया, मेरे पास घर में लैंडलाइन नंबर था, मोहनदीप के पास नंबर था। मुझे बोला भाई साहब ये क्या पंगा पड़ गया, ये तो मैं बहुत, मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, सब टेंशन में हैं। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। तो मैं अनीत से मेरी इतनी कोई ट्यूनिंग नहीं थी, कोई बातचीत नहीं होती थी ज़्यादा, खाली दुबई ऑफिस में हाय हेलो होती थी। तो मैंने दाऊद इब्राहिम को फ़ोन लगाया। मैंने कहा भाई साहब ये आदमी मोहनदीप एक बड़ा सिंसियर जर्नलिस्ट है, उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने आपकी आपके भाई की शान के खिलाफ कुछ नहीं कहा, वो तो एक पुलिस स्टेशन की कहानी बता रहा था, उसमें कहीं अनीस की तस्वीर थी, उसने छाप दी इसमें, या तो अनीस को वो फ़ोटो हटा देनी चाहिए वहाँ से, अगर वहाँ पे है तो इस आदमी ने छाप दी, तो इतना नाराज़ होने की क्या बात है। तो दाऊद ने पूछा कि पूरी बात बताइए हुआ क्या। तो ये किस्सा जो मैंने आपको सुनाया मैंने दाऊद को सुना दिया, कैसे हमारे अखबार में जो आर्टिकल छपता है और ये हुआ। तो दाऊद हंसने लगा, बहुत हंसा। बोलता है ये दोनों पागल हैं, मोहनदीप भी पागल है और अनीस भी पागल है, ये कोई लड़ने वाली बात है। कोई बात चिंता मत करो, मैं अनीस को बोलता हूँ, वो मोहनदीप से बात कर लेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं बोल देता, ये कोई नहीं ऐसा होना चाहिए था, गलत बात है, धमकी नहीं देना चाहिए। उसी दिन शाम को मुझे अनीस का फ़ोन आ गया, अरे भाई साहब मेरे से बात कर लेते, आपने बड़े भाई को क्यों बोला। मैंने कहा यार मैं आपसे मेरी कोई ज़्यादा बोलचाल नहीं है, पता नहीं आप मुझे, मैं नाम बताता आप जानते या नहीं जानते तो अच्छा नहीं लगता, और मैं एक सही आदमी का साथ दे रहा हूँ, उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसकी जगह पे मैं होता मैं भी यही फ़ोटो छापता, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फ़ोटो थी। तो बोला ठीक है, एक बार आएगा तो मेरी बात करवा देना, मैं क्या आपकी बात पर सैटरडे को होगी, जब वो आर्टिकल लेके आता है उसके पहले मैं कहाँ बोलूँगा, उसको ढूंढता फिरूँगा। खैर उसके बाद फ़ोन नहीं आया। मोहनदीप रोज़ मुझे फ़ोन करता था, दिन में 2 बार, कुछ बात हुई, कुछ दोबारा फ़ोन आया। मैंने कहा यार तुम अपना काम करो, नेक्स्ट पुलिस स्टेशन उसका डीबी मार्ग था, जो जिसको पुराने ज़माने में लेमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन कहते हैं, और वहाँ पे शायद नूरा की फ़ोटो लगी हुई थी दाऊद के भाई की। तो मोहनदीप बहुत परेशान था कि मैं उसका वो करूं कि नहीं करूं, वो सीरीज छोड़ने को तैयार था कि मैं ये कॉलम लिखना बंद करता हूं, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए मुंबई की भाषा में। तो मैंने कहा नहीं आप आओ सैटरडे को, तो आपकी बात करवा देता हूँ। अब आप देखिए शरीफ आदमी डरता कितना। मैंने अपने ऑफिस से रॉयटर्स के ऑफिस में फ़ोन किया शनिवार को, अपने मित्र देव वर्म को कहा कि तो भाई ऑफिस में फ़ोन करके मैसेज छोड़ दो कि अनीस बात करे, बलजीत परमार को फ़ोन करे दिल्ली में। तो वर्म ने बेचारे ने अपने रॉयटर के ऑफिस से फ़ोन, मेरे ऑफिस से नज़दीकी ऑफिस था उनका, नारीमन पॉइंट,
तो उन्होंने फ़ोन कर दिया। आधे घंटे के बाद अनीस का फ़ोन आ गया। मैंने कहा ये मोहनदीप मेरे साथ बैठा, आप इससे बात करो। तो तभी तक दाऊद की मोहन और अनीस की बातचीत हो गई थी 2 दिन पहले। तो जैसे ही मोहनदीप को मैंने वो फ़ोन दिया, मोहनदीप के हाथ काँप रहे थे, उसके माथे पे पसीना, बड़ा परेशान। हाँ जी 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 भाई, अनीस भाई नमस्ते। अनीस ने बोला यार कोई बात नहीं, होता रहता है, आप भूल जाओ कि मैं कभी फ़ोन किया था, चिंता मत करो। इतना बोल के उसने बोला कि बलजीत भाई को फ़ोन दे दो। तो मोहनदीप ने मुझे फ़ोन दे दिया और मैं अभी नींद से बात कर ही रहा था तो मोहन भाई मेरे पाँव पकड़ के बैठ गया। मोहनदीप, आपने मेरी जान बचाई। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, जो बात गलत है वो गलत है, आप अपना काम कर रहे थे ईमानदारी से। अब मैंने बीच में दखल दे के अगर वो मामला सिपटा दिया तो इसमें कोई पाँव हाथ लगाने वाली बात नहीं है। लेकिन उस दिन के बाद मोहनदीप अपने मरने तक मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता रहा कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने रिटायर होने के बाद डीएनए से एक ओशीवारा से, जिसकी एक तरफ रोड की एक तरफ मेरा घर था, दूसरी तरफ मोहनदीप का घर था, हार्डली 50 गज की दूरी पे। तो हमने एक मुंबई मैसेंजर नाम का लोकल न्यूज़पेपर मेरे दोस्तों ने शुरू किया और मुझे उसका एडिटोरियल एडवाइज़र बना दिया कि हमारी मदद करो। और वहाँ पे हमने फिर मोहनदीप का कॉलम शुरू किया, क्योंकि मेरे जो लोकल लोग जिन्होंने वो अखबार शुरू किया था वो मोहनदीप का पड़ोसी था। उसका नाम है इंदर साहनी। वो आदमी मुंबई में रहता है ओशीवारा में, अरदास नाम का होटल चलाता है, बहुत बढ़िया इंसान है वो। तो जैसे मोहनदीप को मालूम पड़ा कि बलजीत परमार तो इनके एडिटोरियल एडवाइज़र हैं, वो आ गया घर से उठ के मिलने के लिए मुझे। और उसने ये किस्सा खुद वो पूरी मुंबई मैसेंजर की टीम को सुनाया कि कैसे बलजीत भाई ने मेरा पीछा छुड़ाया था, नहीं तो मैं बहुत डरा हुआ था। सो दोस्तों, कर भला हो भला, ये ज़िंदगी में असूल होना चाहिए। लालच बुरी बला, आज नहीं तो कल उसका नुकसान होता ही होता। सो ये थे मेरे दाऊद इब्राहिम से किस्से। आज ये कहानी यही ख़त्म। बाकी ये किस्से आप किताब में पढ़िए, जो 3-4 महीने में आ जाएगी, इतना समय लग जाता। कल से कुछ और नया लेके तब हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।